गुड मॉर्निंग। चलिए 16 मार्च के नेशनल करंट अफेयर आगे हम शुरू करते हैं। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वह है शशिकांत दास जी से संबंधित। कौन थे? ये हमारे पहले 25वें आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक, ये शशिकांत दास जी को अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का अवार्ड मिला है। किसने अवार्ड दिया है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने। ठीक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने कब के लिए? 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इसी के लिए 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड यूक्रेन नेशनल बैंक को दिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूक्रेन तो वैसे ही अभी टॉपिक सेंसिटिव है, तो यूक्रेन नेशनल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो पहले कौन थे? पहले थे रघुराम राजन, ये भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। इनको 2015 में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक, शशिकांत दास जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये देखिए, शशिकांत दास जी 1980 बैच के आईएएस अधिकारी ही थे। ठीक, यह भारत के 25वें आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और साथ में 15वें वित्त आयोग में इन्होंने सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। ठीक, तो इतनी जानकारी इसको ध्यान रखिएगा। अभी इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद है आईएनएस द्रोणाचार्य। ठीक, क्या एक प्रशिक्षण विमान वो है, जहाज है। ठीक, आईएनएस द्रोणाचार्य, इसको 16 मार्च को क्या मिल गया है? प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड। जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है यह हमारे देश के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ठीक, चलिए अवार्ड क्या है? यह अवार्ड प्रदान किया जाता है सेना के सर्वोच्च कमांडर के द्वारा, और हमारे देश में सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के, है ना। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड आईएनएस द्रोणाचार्य को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, एक ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कहाँ? न्यू दिल्ली में पूसा में आईसीएआर के कैंपस में 18 मार्च को यह आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक, इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि यूएन ने 2023 को क्या है? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। किसके प्रस्ताव पर यह घोषणा हुई थी? भारत के प्रस्ताव पर यह घोषणा की गई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश में बीच एक मैत्री पाइपलाइन बिछाई गई है। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत, है ना, मैत्री पाइपलाइन। ठीक, इसका जो शुरुआत किया गया था 2020 में, इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब यह मैत्री पाइपलाइन बन गई है तो इसका उद्घाटन होना है 18 मार्च को। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब इस पाइपलाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो ये पाइपलाइन है, पहले तो इसको बनाने में लगे लगभग 377 करोड़ रुपए। ठीक, और बांग्लादेश के एरिया में जितनी पाइपलाइन बनी है उसकी कॉस्टिंग खाली है, उसकी कॉस्टिंग है आपका 285 करोड़। ये 377 करोड़ में 285 करोड़ शामिल है। ठीक, समझ, इतनी ज्यादा कॉस्टिंग जो केवल बांग्लादेश में पाइप बिछाने में आई है। और ये पूरा अमाउंट जो भारत सरकार दे रहा है, भारत सरकार अनुदान स्वरूप दे रही है। ठीक, ऐसा क्यों भाई? इससे देखिए, कोई भी देश के अपने हित होते हैं, भारत सरकार के भी अपने हित हैं। एक तो पेट्रोलिंग लाइन, ये एक पेट्रोलियम लाइन है, तो भारत सरकार इस लाइन के मदद से काफी ज्यादा आपका डीजल आयात कर सकती, मतलब निर्यात कर सकती है। ठीक, और दूसरा एक्ट ईस्ट की तरफ अपने पड़ोसियों को मदद करने के लिए भारत अभी तत्पर है, ताकि पड़ोसियों के साथ एक अच्छे संबंध हो सके, एक मजबूत संबंध हो सके। ठीक, तो ये दो प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से इस मैत्री पाइपलाइन को चालू किया गया था। ठीक, अच्छा, इसकी जो टोटल लंबाई है वह है आपकी 130 किलोमीटर। भारत के असम के नुमाली गढ़ रिफाइनरी से यह जा रही है बांग्लादेश के पार्वती
पूर्व तक। ठीक, इसकी जो क्षमता है 1 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है। इतना आंकड़े आपको इस योजना के बारे में ध्यान रखने हैं। ठीक, कहां से कहां तक गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी पार्वतीपुर, 1 मिलियन मीट्रिक टन आपका इसकी जो कैपेसिटी है वार्षिक है। ठीक, टोटल बजट लगा 377 करोड़, 285 तो अकेले बांग्लादेश में लगा, जिसे भारत सरकार अनुदान स्वरूप दे रही है। मतलब इसमें बांग्लादेश सरकार का एक भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक, बांग्लादेश में एक है मेघना पेट्रोलियम लिमिटेड, वह इसमें सहयोगी है। बस ध्यान रखिएगा कौन है, मेघना पेट्रोलियम लिमिटेड, बांग्लादेश का है मेघना पेट्रोलियम लिमिटेड, इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी का सहयोगी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आयुष मंत्रालय, जो भी आयुष मंत्रालय एंड ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक, अब क्या है, ये समझौते के अंदर क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल विकास योजना चल रही है सरकार की, उसके तहत जो आयुष मंत्रालय है, आयुष प्रणालियों की जो शिक्षाएं हैं वह युवाओं और महिलाओं को उस शिक्षा मतलब उसको उस तकनीकों में उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उन्हें आजीविका प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, कुशल बनाएगा। इतना आपको ध्यान रखना किसके किसके बीच समझौता हुआ है, आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच। क्या करेगा इसमें आयुष मंत्रालय, विभिन्न जो आयुष प्रणालियां हैं उसमें प्रशिक्षण प्रदान करेगा युवाओं और महिलाओं को। ठीक, एक प्रदर्शनी है अगला न्यूज में, ध्यान रखिएगा, जेफरी बावा प्रदर्शनी। ठीक, इट्स एसेंशियल टू बी देयर, इसका जो पूरा नाम रखा गया जेफरी बावा, इट्स एसेंशियल टू बी देयर। ठीक, ये पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। 2022 में इसका पहला आयोजन श्रीलंका में किया गया था। जेफरी बाबा एक क्या है, वास्तुकार हैं। ठीक, भारत में जिसका आयोजन कौन कर रहा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सरकार का, श्रीलंका उच्चायोग और जेफरी बाबा ट्रस्ट। ठीक, ये तीन लोग इसका आयोजन, तीन संस्थाएं इसका आयोजन कर रही हैं भारत में। ठीक, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। हाँ, 17 मार्च से 7 मई तक यह प्रदर्शनी चलेगी। ठीक, जिसमें जो कि वास्तुकार है, तो इनसे संबंधित इन्होंने जो जो डिजाइन बनाए हैं, जो इनकी यात्रा है उससे संबंधित काफी प्रसिद्ध वास्तुकार है, तो उनसे संबंधित सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी, दिखाई जाएगी। ठीक, 17 मार्च से 7 मई के मध्य यह प्रदर्शनी चलेगी। अगला है एक सैन्य अभ्यास है। ठीक, सी ड्रैगन 23, सी ड्रैगन 23 कहाँ हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से P-8 विमान इसमें भाग ले रहा है। ठीक, 15 से 30 मार्च तक यह अभ्यास चलेगा। कैसा अभ्यास है यह, 2 देश लड़ रहे नहीं, केवल बहुपक्षीय अभ्यास है। 2 से ज्यादा देश हैं। कौन कौन है, यूएसए है, भारत है, जापान है, कोरिया है और कनाडा है। कौन कौन, यूएसए, भारत, जापान, कोरिया और कनाडा। इसमें क्या है, विमानों की जो पनडुब्बी रोधी जो मतलब मेन जो युद्धाभ्यास का जो केंद्र बिंदु रहेगा वह पनडुब्बी रोधी संयुक्त कार्यवाही रहेगी। ठीक, मतलब जो विमान है, प्लेन, उनमें ऐसी मिसाइलों को ज्यादा प्रशिक्षण किया जाएगा जो पनडुब्बी को नष्ट करती हैं पानी के अंदर जाके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2022-23 के बजट में एक योजना आई थी, है ना, कब, 22-23 बजट में एक योजना की घोषणा की गई थी, नाम था PM डिवाइन। ठीक,
12 अक्टूबर 2022 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति इसको मिल गई थी। ठीक, जो ये योजना है इसका संबंध है आपका नॉर्थ ईस्ट से। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में विकास से संबंधित। तो यह योजना अभी न्यूज में है क्योंकि इस योजना के में उस समय जो 7 परियोजना जो इस योजना के अंतर्गत घोषित की गई थी और 11 और परियोजना, ठीक, इन दोनों को स्वीकृति देने के लिए चयनित किया गया है। ठीक, क्या किया गया है? स्वीकृति देने के लिए चयनित किया गया है। ठीक, तो ये तो हो गया करेंट। थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। इतिहास देखिए, 12 अक्टूबर 2022 को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत की। 22-23 से 25-26 तक ये जो है 4 वर्ष के इसका टर्म है। 6,600 करोड़ का बजटीय प्रावधान इसके लिए किया गया था, है ना। इसके उद्देश्य देख लेते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप मेन से लिख रहे हैं तो किसी भी डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके उद्देश्य होते हैं। डाटा तो है ही जरूरी, ऐसा नहीं है भाई देखो सब केवल उद्देश्य बोल दिए ऐसा तो खाली उद्देश्य पढ़ लिया। सॉरी, डाटा के साथ उद्देश्य दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डाटा डाटा लिख के आओगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब कट जाएंगे नंबर। आप केवल उद्देश्य लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे। दोनों का एक बराबर बैलेंस। ठीक, अगर पीएससी मेंस दे रहे तो देखिए पीएससी मेंस है बैलेंस का पेपर। आपको बैलेंस अगर आपने पेपर में बना लिया तो फिर आपका मेंस निकल जाएगा बहुत आराम से। और बैलेंस में चूक गए तो फिर कितने भी नॉलेजेबल हो आप, है ना, जानकारी कितनी भी हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो काफी नॉलेजेबल हैं पर उनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, है ना। बाई चांस या कुछ भी कह लीजिए, आप उसको लक कह लीजिए, बाई चांस कह लीजिए, नॉलेज में भरपूर है। आपको कई बार ऐसे भी लोग हैं जो जिनका हुआ है वो ऐसे लगते हैं कि इनके सामने वो तो कुछ नहीं है फिर भी उनका हो गया। तो वही है कि आप पेपर के टाइम पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना चला और आपने पेपर को कैसे बैलेंस कर लिया। ठीक, पूरा खेल वहीं पे होता है। ठीक, देखिए इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है जो पीएम गति शक्ति योजना है उसके तहत उसमें जो अवसंरचना विकास के जो संकल्पना की गई है उसके तहत आपके नॉर्थ ईस्ट का विकास करना। ठीक, दूसरा युवाओं महिलाओं के लिए क्या करना है? आजीविका निर्माण करना है। ठीक, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका का निर्माण करना है। ठीक, विकास के अंतराल को कम करना। विकास अंतराल कैसे हम मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है ना। मुख्य जो अगर हम उसको कहा जाते हैं तो मेन भारत है, जो पूरा मध्य का भारत है, इसकी अपेक्षा नॉर्थ ईस्ट में विकास क्या है, थोड़ा पीछा है। तो ये जो अंतराल आ गया है इसको कम करना। ठीक, और वहां की जो सामाजिक विकास योजनाएं हैं, सामाजिक विकास जो योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करना। ये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा जो 100% खर्चा है वह केंद्र का है। ठीक, पूरा जो है पूरा केंद्र, इसका पूरा खर्चा केंद्र उठाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक है जर्रा चारा प्रदर्शनी है, ये भी जर्रा चारा शुष्क मौसम की हवाएं। ठीक, इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत में किया जा रहा है, कई जगहों में आयोजन होगा। ठीक, ये प्रदर्शनी जो है यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी है ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी कला की आदिवासी या पुरातन कलाएं के जो वस्त्र हैं उसकी प्रदर्शनी यह है। इसके जो आयोजक है यहाँ पे ये है आपके G20 सचिवालय और भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय। वहां की एक जगह का नाम है आपका अर्नहम लैंड।
यह एक वहाँ का कलाकंद है जो काफी दूर दराज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की बरबरा महिलाओं के यहाँ बरबरा महिलाओं का एक केंद्र है। वहाँ की आदिवासी कला का इसमें प्रदर्शन किया गया है। कौन सी महिलाओं का केंद्र है? बरबरा महिला है ना। तो वहाँ की जो आदिवासी हस्तशिल्प कला है उसका प्रदर्शन किया जाएगा इस प्रदर्शनी में। ठीक, तो ये है आज का आपका 16 मार्च का करंट अफेयर समाप्त होता है। ठीक, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। चलिए, धन्यवाद।